हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत सप्ताह 11 में हम पढ़ेंगे सभ्यता का विकास। देखिए बेटा, पिछली जो कक्षा थी हमारी उसमें भी हमने सभ्यता का आरंभ जो पाठ है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हमारी दुनिया, कक्षा 5वीं के लिए जो हमारी दुनिया की पाठ्य पुस्तक है उसमें ये पाठ था। ठीक है, तो उसी में हमने पिछली वीडियो में आदि मानव के विषय में पढ़ा था कि आदि मानव ने कृषि करना कैसे आरंभ किया था, क्या कैसे मतलब खेती का आरंभ हुआ था। तो बेटा जो प्रथम सभ्यताएं हैं, मतलब जैसे आदि मानव के बाद जब इंसानों की सभ्यताओं का विकास होने लगा तो वो कौन कौन सी थी। खेती करने से आदि मानव एक जगह रहने लग गया था ना। तो उसके बाद बेटा सबसे पहली जो सभ्यता आई थी वो थी सुमेर। कौन सी थी? सुमेर, जिसको हम आज मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। और ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच है। मतलब जो ये सभ्यता है ये कहाँ पे पनपी थी? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में। ठीक है, और इन लोगों को कहा जाता था सुमेरियन। वहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी। ठीक है, यहाँ के लोगों ने खेती करने के लिए नहरें बना ली थी। उन्होंने अनेक चीज़ों का आविष्कार भी किया बेटा। उसमें सबसे पहला था कैलेंडर। जो आपके घरों में कैलेंडर है वो, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि, प्रथम विद्यालय। मतलब जो सुमेर वासियों ने ही जैसे विद्यालय खोले, प्रथम लिपि का आविष्कार किया, अंक प्रणाली का आविष्कार किया। ठीक है, कुम्हार के पहिए को उन्होंने पहली बार, जो कुम्हार का पहिया होता है उसको वाहन के पहिए मतलब गाड़ी में लगाना आरंभ किया था। किसने? सुमेर वासियों ने। ठीक है, उन्होंने ही टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया था। ठीक है, सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी भी थे बेटा। वे पहले मानव थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनटों में विभक्त किया। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये बात किसने बताई थी? सुमेरवासियों ने। ठीक है, और जो हमारी इसके बाद जो हमारी मिस्र सभ्यता है वो नील नदी के किनारे, और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और चीन की सांग सभ्यता पीली नदी के किनारे आरंभ हुई। अब सुमेर वासियों के बाद, सुमेर सभ्यता के बाद आई मिस्र की सभ्यता। मिस्र के पिरामिड आप सभी ने सुना होगा ना। प्राचीन मिस्र वासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर निर्भर करते थे। ठीक है, और यहाँ के किसान रोटी और बियर के लिए गेहूँ और जौ के लिए फ्लेक्स, फल और सब्जियाँ उगाने लगे। मतलब रोटी के लिए और बियर के लिए गेहूँ पैदा करते थे, कपड़े के लिए फ्लेक्स और फल सब्जियाँ उगाते थे। वह मवेशी और भेड़ पालना भी उन्होंने शुरू किया था। किसने? मिस्र की सभ्यताओं ने। इन्होंने, जो मिस्र के लोग थे, अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मतलब मकबरे बनवाए, जिनको हम क्या कहते हैं? पिरामिड। जो पिरामिड है वो क्या है? उन्होंने अपने राजाओं के लिए जो एक तरह से ये समझ लो कब्र बनवाई ना, उनको उन्होंने पिरामिड का नाम दिया है। ठीक है, बड़े बड़े मकबरे बनवा दिए जहाँ पे उनके राजाओं को दफन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और आजकल जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे बेटा। और यहाँ पे बेटा मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। यहाँ की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यहाँ पर सबसे पहले जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की गई। मतलब जो आजकल घरों से जो पानी नालियों के द्वारा, सीवरों के द्वारा इधर उधर जाता है ना, इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, घर का गंदा पानी जल वाली नली में ले जाते, और वो जो गलियाँ थी, वो नालियाँ थी, वो गलियों में नीचे से थे, ज़मीन के नीचे से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों को लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। ठीक है, वो क्या करते थे? मिट्टी की पट्टियों पर मोहरों के रूप में लिखी जाती थी। ठीक है, उन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए की जाती थी। इन सभ्यताओं का मतलब, ये सभ्यताएं कैसे नष्ट हुई बेटा? भूकंप, बाढ़ और महामारियों के कारण। ठीक है, चीन की जो हमारी अंतिम सभ्यता है वो चीन की सांग नाम की नदी पे है। सांग नाम की सभ्यता
पीली नदी के घाटी के आसपास। ठीक है, यहाँ के लोग रेशम के वस्त्रों, ईंट, मिट्टी, लकड़ी के भवन बनाने में निपुण थे। ठीक है, और राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ साथ उसके नौकर, सिपाही, जानवर के मृत शरीर भी उनके साथ रखे जाते थे मकबरों में। जैसे मिस्र में पिरामिड बनाते थे ना, यहाँ पर तो नौकर भी रखते थे उनके, और सिपाही भी रखते थे, जानवर भी रखते थे। ऐसा मानते थे कि अगले जन्म में जब वो पैदा होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें उनको फिर से मिलेंगी। समझ में आ गया पाठ? सारांश बता दिया है। अगर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। चलिए अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहले सुमेर वासियों द्वारा आविष्कृत किन्हीं 3 चीज़ों के, बेटा उन्होंने 4 चीज़ें की थी जो मैंने आपको बताई है अभी। पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि, प्रथम विद्यालय। इनमें से कोई 3 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए बेटा मैंने पहला प्रश्न पूरा कर दिया है। अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और पहला कैलेंडर। एक और बच गया हमारा प्रथम विद्यालय, वो भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे बेटा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? उन्होंने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की थी। ठीक है, ठीक है बेटा, पहली जल निकास प्रणाली का आविष्कार हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ। और यहाँ के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था यहाँ के शहर। ठीक है, जिसमें क्या क्या था? मंदिर, स्नानागार और अनाज के गोदाम। समझ में आई बात? यहाँ के शहर बहुत बड़े बड़े थे, इसीलिए भी प्रसिद्ध थे कि यहाँ के शहर बड़े बड़े हैं। क्यों बड़े थे? क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर बनाए गए थे। ठीक है, अगला है खालिस्तान भरने आपको। मोहनजोदड़ो के लोगों ने डैश पानी के निपटान के लिए एक प्रणाली विकसित की। कैसे पानी? गंदे पानी के। ठीक है, प्रथम विद्यालय किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? सुमेर वासियों के द्वारा। पिरामिड कहाँ पाए जाते बेटा? मिस्र में। सुमेर वासी क्या थे? अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी। ठीक है, ठीक है, सभी खालिस्तान भर लीजिए। पहले में गंदे, दूसरे में सुमेर वासियों, तीसरे में मिस्र और चौथे में गणितज्ञ और ज्योतिषी आएगा बेटा। इसको पूरा कर लीजिए आप लोग। अगला है आपको मिलान करना है, ये मैंने आपको करवा भी दिया था। हमारी सुमेर सभ्यता कहाँ पर हुई थी? सुमेर सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र सभ्यता नील नदी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, और सांग सभ्यता जो है वो पीली नदी घाटी पर विकसित हुई थी। ठीक है, ये जो आपको नीचे चित्र दिख रहा है, क्या आप बता सकते हो ये क्या है? ये है बेटा पिरामिड, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? मिस्र के पिरामिड। बताया था मैंने आपको, प्राचीन मिस्र निवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनवाते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? पिरामिड। ठीक है बेटा, यह चित्र पिरामिड का है जो कि मिस्र की सभ्यता को दर्शाता है। अगला है, यदि कचरा आपके घर की नाली में फंस जाता है तो आप इसे हटाने के लिए क्या उपाय करेंगे? अपने माता पिता की मदद से समाधान लिखिए। देखिए बेटा, अगर कचरा फंस जाए तो पहले तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो उसको किसी तरीके से दूसरे स्थान से निकालने की कोशिश करेंगे कि उसको पानी का प्रेशर मार के आगे खिसकाएंगे ताकि वो वहाँ से हट जाए। पहला तो प्रयास यही रहेगा कि हम उसको किसी प्रकार से निकाल पाए। ठीक है, देखिए बेटा, यदि कचरा घर की नाली में फंस जाता है तो उसे किसी तरह निकालने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं निकलेगा तो उसको निकालने के लिए किसी अन्य की मदद लेंगे, जैसे सफाई कर्मचारी की या कहीं और किसी कर्मचारी की। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन कौशल की। आपातकालीन सहायता यानी ऐसी सहायता जो हमें ज़रूरत के वक्त, आपातकाल के वक्त, इमरजेंसी के वक्त मिले। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में कई बार आपातकाल में दूसरों की मदद लेनी पड़ जाती है, जैसे चोरी होने पर पुलिस की, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की और अस्पताल की। ऐसे में तुम्हें इन्हें बुलाने के नंबरों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको एम्बुलेंस बुलानी हो, पुलिस को बुलाना हो, तो आप क्या करेंगे? कहीं पर आग लग जाए तो आपको दमकल विभाग को फ़ोन करना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक छोटे से इन सब के नंबर दिए हुए हैं।
आप इन्हें याद कर लीजिए तथा एक छोटे चार्ट पर लिखकर अपने घर के मुख्य जगह पर, जहाँ पे आपको ये ना सबको दिखाई दे जाए, वहाँ पर आप लोगों को इनको चिपकाना है। पहला है पुलिस का 100 नंबर, आग लगने पर 101, रोगी वाहन एम्बुलेंस 102, यातायात पुलिस 103, बाल सहायता अगर बच्चों को किसी प्रकार की समस्या है तो 1098, महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के लिए 1091। इन नंबरों को याद कर लीजिए और इन नंबरों को एक चार्ट पर लिखकर अपने घर में कहीं पर भी चिपका लीजिए। साथ साथ बेटा आपको अपने पिताजी का नंबर और अपनी माताजी का नंबर ये लिखकर इसी के साथ चिपकाने हैं, ताकि अगर किसी को याद ना रहे तो आप उस समय उसको कॉल कर सकें। ठीक है, मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको ये सभी नंबर याद भी होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं संस्कारशाला की। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है, ये बात बोली थी नेपोलियन हिल ने। मतलब देखिए, जैसा हमारा दिमाग सोचता है और हम उसमें धीरे धीरे यकीन करने लग जाते हैं, तो इसीलिए दिमाग जो सोचता है उसके हिसाब से काम करें, अपने मन में धारण करें कि हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मस्तिष्क में ये पूरा विश्वास लाइए कि मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, क्या खाना पीना है? बारिश के मौसम में बनने वाले पकवान जैसे पकोड़े, घेवर, ये चीज़ें खानी है आपको। गतिविधि क्या है? गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनानी है कि गर्मी में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, सर्दी में कौन सी, बरसात में कौन सी। जैसे अब बरसात में इन्होंने बताया पकोड़े और घेवर। सर्दी में क्या खाते हैं हम? गर्म चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठंडी ठंडी चीज़ें कब खाते हैं? गर्मी के मौसम में खाते हैं। तो गर्मी, सर्दी और बरसात के पकवान जो जो आपके घर में अलग अलग बनते हैं उनको आपको सूची बना के कॉपी में लिखना है। खेल क्या है? तस्वीर में केवल आंखों को देखकर चेहरा पहचानने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपने घर वालों की फ़ोटो ले लीजिए, उसमें सबकी आंखें देख देख के पहचान कीजिए कि ये कौन है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगी। अंतिम पॉइंट है अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। देखिए बेटा, आपको वर्कशीट समझा दी मैंने। आज हमने किया है सभ्यता का विकास। ठीक है, बहुत आसान सी छोटी सी वर्कशीट थी, इसका सारा काम कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सबसे नीचे लाल रंग से लिखा हुआ ना सब्सक्राइब, प्लीज़ उसको क्लिक कर देना बेटा, ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊँ आपको फटाफट से मिल जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।